नली और पूछ के कभी ना सीधे होने वाली कहावत आपने सुनी होगी। ये मसल क्यों दी जाती है, क्यों कहा जाता है ऐसा, वो आप समझ पाएंगे जब मैं पर्सपेक्टिव में रखूंगा वो तमाम खबरें जो आपके लिए लेकर आया हूं। अड़ी में बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले खबरें दिखाता हूं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराऊंगा, बातचीत भी होगी। मुनीर फिर से बेलगाम। खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 2 ही इलाज है क्या? क्या कहने लगे हैं मुनीर, और क्यों यह लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 ही इलाज है? हालांकि यह भी आप तय मानिए कि उसको भी अपनी शान गिनाकर, उसमें खुद को जीता हुआ बताकर, वैसे ही जैसे 71 के समय, 72 के समय उन्होंने जो खुद के बारे में बताया वो यही बताते हैं कि हमने जीता। वो करगिल के समय भी यही बताते हैं कि एक्चुअली हम जीते थे। वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 जो आपने देखा उसमें भी खुद को जीता हुआ बताते हैं, इसीलिए फील्ड मार्शल तक वो बन गए। और अब एक बार फिर से वो इसीलिए क्योंकि इसी में उनकी तरक्की हो रही है। मार खाने में अगर तरक्की होने लगे तो आपको मार लाजमी हो जाती है, और इसीलिए यहां एलओसी पर 3 दिनों में 2 बार ड्रोन की घुसपैठ हुई है। भारत को प्रोवोक किया जा रहा है कि भारत एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन, जिस पर अभी उसने उंगली रखी हुई है, हटा ले। पीओके में 8 आतंकी कैंप एक्टिव हैं, इस बारे में भी सूचना मिली है। टीटीपी और बलोच से परेशान पाकिस्तान किस तरीके से डाइवर्जनली टैक्टिक पर उतरा हुआ है, कैसे घर में चलने वाली समस्याओं का एक ही इलाज उसको समझ में आता है, भारत के खिलाफ ऐसे हालात बना दो कि पूरे लोगों का ध्यान उधर चला जाए। इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट भड़काकर अपनी पब्लिक को एकजुट करने की एक कोशिश जो पाकिस्तान की है, ये एक बार फिर से उसी राह में चल रहे हैं। हाफिज और मसूद अजहर, बहरहाल चिंता का विषय पाकिस्तान के भीतर यह भी है कि ये जो 2 चेहरे थे जिनको दिखा दिखाकर हमेशा वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट भड़काया करते थे, अब कहा जा रहा है कि इनके साथ सब कुछ ठीक नहीं है। यह भी मुमकिन है कि वो इस दुनिया में ना हो। क्यों ये इशारे मिल रहे हैं, और क्या इनकी जगह लेने के लिए दूसरे तैयार बैठे हैं? और कहा जाता है कि नया नया दाखिला हो तो खुद को साबित करने के लिए ज्यादा कोशिशें होती हैं। क्या वो लोग जिनका दाखिला हुआ है इन टेरर आउटफिट्स में नए मुखिया के तौर पर, वो खुद को साबित करने के लिए बेताब है क्या? इसीलिए समझा जा रहा है क्या सिंदूर 2.0 जल्दी देखने को मिल सकता है? अब जरा ये खबरें देखिए। पहले यह देखिए कि पिटाई कितनी पड़ रही है और क्यों डाइवर्जन आवश्यक हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा में देखिए पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला। टीटीपी ने घात लगाकर किया आईईडी ब्लास्ट। हमले में तबाह पाकिस्तानी सैन्य वाहन, विध्वंसक हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत भी। सैनिक मारे जा रहे हैं हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है जब आपको खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से यह खबर ना मिले कि आज और पाकिस्तानी सैनिक हलाक हो गए। ऐसे में क्या वहां के डिस्पेंसेशन को यह लगने लगा है कि इधर से लोगों का ध्यान भटकाओ, वरना हमारी जनता ही हमको निपटा देगी? अब अगली खबर देखिए, वजीरिस्तान में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना आमने सामने है। केच इलाके में बलोच लड़ाकों का हमला। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को घेरा। बलोच लिबरेशन आर्मी हर दिन पाकिस्तान के सेना से जुड़े हुए लोगों को वहां घेर रही है, उनकी चौकियां उड़ा रही है, और कई जगहों पर तो अब पाकिस्तानी सेना का आना जाना बंद है। करीब आधे घंटे तक नॉन स्टॉप फायरिंग। हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की खबर है। ये खबरें ये बता रही हैं कि क्यों जरूरी हो गया है पाकिस्तान के लिए। दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारत के राजदूत रहे हैं कई देशों में। आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं और हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान के इनसाइट्स हमको बताएंगी वो। और हैदर हयात खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान का नजरिया, क्या फिर से किसी तरीके का मिस एडवेंचर करना चाहता है पाकिस्तान भारत के साथ? उनका नजरिया क्या है हम उनसे जानेंगे। लेकिन जरा यह खबर देखिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ड्रोन साजिश देखिए। 3 दिन में दूसरी बार पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ। 3 दिन के भीतर ये दूसरी बार हो रहा है। 3 दिन के भीतर ये दूसरी बार घुसपैठ हो रही है। सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ा। सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध ड्रोन्स पर फायरिंग की, और जैसे यहां से फायरिंग की जाती है ड्रोन्स का इधर से भागना शुरू हो जाता है। और यहां पर एक बार फिर से वही दिखाई दिया है। यहां पर ड्रोन्स के जरिए ड्रग गिराने का, असलहे गिराने का यह काम किया जा रहा है। और भारत के एलओसी पर एक बार फिर से इसको डिस्टेबलाइज करने की और भारत की मशीनरी का ध्यान इस तरफ और अपनी जनता का ध्यान इस तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब अगली खबर देखिए जरा। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना। बॉर्डर इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां भी और एलओसी वाले इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पर ड्रोन से हथियार भेजने का शक है, इसलिए अपनी निगरानी को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। यहां पर ये तस्वीरें यही बता रही हैं। पाकिस्तान का ड्रोन वाला ये असल में टेरर फैलाने का जो प्लान है, इसको भी देखिए जरा।
कैसे, पहले 11 जनवरी की तरफ आपको ले जाता हूं। आइए जरा डेट वाइज आपको दिखाता हूं। ये जो हो रहा है रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये बताने के लिए काफी है कि बेताब है सिंदूर का दूसरा पार्ट देखने के लिए पाकिस्तान। 11 जनवरी देखिए जरा, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं वो जगह जहां ज्यादा ड्रोन घुसपैठ दिखाई दी है, जम्मू कश्मीर, और यहां पर पुंछ और राजौरी और सांबा का इलाका आप देख रहे हैं। 11 जनवरी के बाद 13 जनवरी देखिए आप जरा घुसपैठ की वजह, और यहां पर ये ड्रोन भेजकर कई बार मुस्तैदी को परखा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या पहले इसके मुकाबले ज्यादा एहतियात और अलर्ट यहां पर है। और यहां पर देखिए 13 जनवरी राजौरी सेक्टर में ड्रोन के घुसपैठ, हथियार, ड्रग की तस्करी। 11 जनवरी को टोह ली गई, साथ में इधर हथियार फेंकने की कोशिश की गई। इधर देखिए घुसपैठ, आतंकी घुसपैठ में मदद करना, जो मशीनरी वहां की है उसका ध्यान कहीं और बटाना। और इस बीच आप जानते हैं ये ठंडा मौसम है और यही माकूल होता है उनके लिए कि यहां पर घुसपैठ भी कराया जाए। ऐसे में क्या घुसपैठ कराने की कोशिश, इस तरफ हथियार भेजने की कोशिश, और साथ में यह भी परखा जाना कि कितनी सतर्कता है और इस हिसाब से अपनी रणनीति आगे बनाया जा सकना, क्या यह सब चल रहा है। और बहुत जल्द, क्या अब ये वक्त की बात है कि आप सिंदूर को रिज्यूम होता हुआ देखेंगे। गौरव आर्य, आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं तो दिनेश जी एक ही बात बोलूंगा कि ये जो आपने बोला पाकिस्तान घुसपैठ कर रहा है, नई बात तो है नहीं। ये 1989 के बाद चलता चला आ रहा है। कारगिल इसका सबसे बड़ा सबूत है, जहां पे पाकिस्तानी फौजियों ने करार तोड़ा, पाकिस्तानी आर्मी ने करार तोड़ा और कारगिल के अंदर वो लोग आ गए। फिर उनका क्या हुआ ये भी आपको पता है। तो पाकिस्तान ड्रोन से करेगा, अपने लोग भेजेगा, आतंकवादी भेजेगा, ये तो चलता चला आ रहा है। देखिए आप क्या कर रहे हैं इसमें, भारत क्या करेगा, अब ये वाली बात है। हमारा पोस्चर आज तक रिएक्टिव रहा है और पाकिस्तान से डील करने का गलत तरीका है। मैं खुद कहता हूं आपसे, गलत तरीका है। पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे, पाकिस्तान पहलगाम करेगा तब हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, पाकिस्तान जो है उड़ी करेगा तब हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान पुलवामा करेगा फिर हम बोलेंगे साहब हम बालाकोट में जाके बम मारेंगे। नहीं, आप अगर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर कर दें तो पहलगाम होने की नौबत नहीं आएगी। यह बात देखिए, प्रीएम्प्टिव पोस्चर की मैं बात कर रहा हूं दिनेश भाई, प्रीएम्प्टिव। आपको अगर पता है कल परसों धमकी दी है 10,000 सुसाइड बॉम्बर की जैश ए मोहम्मद के सरगना ने, मौलाना मसूद अजहर ने, 10,000। हम कह रहे हैं अगर कुछ करेगा तब हम कुछ करेंगे। आपको पता है ना उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वो मस्जिद सुभान अल्लाह के अंदर आपने घुसाई थी मिसाइल ब्रह्मोस, दोबारा घुसा दीजिए। कौन पूछ रहा है आपको? कर दीजिए एक बार, ये अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और वैसे भी पाकिस्तानी गेस्ट हैं, ये आपको बताएंगे, ये अपनी फतेह का परचम लहराते हैं टिकटॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और ये सारी जंगें जीत जाते हैं, सारी जंगें जीत जाते हैं टिकटॉक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इनकी कौम इतनी जाहिल है, मोर देन 50% आर इलिटरेट, अंगूठा टेक, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, खुद ही की रिपोर्ट्स बताती हैं। तो होता यह है कि जब आप इनको कोई भी चीज बोलें, कुछ भी बोलें, जैसे इनके आसिम मुनीर देख लीजिए, कहने को फील्ड मार्शल है, वो कहते हैं ऊपर से फरिश्ते आए थे, रूहानी ताकतें आई थी। ये 2026 में ऐसी उल्टी सीधी अलिफ लैला की बातें करते हैं कि कौन सी रूहानी ताकतें होती हैं? या तो ब्रह्मोस गिर गया इनके घर के ऊपर, जो रूहानी ताकत लग रही है इनको ब्रह्मोस की। फरिश्ते आए थे ऊपर से, 1965 में भी आए थे, अभी भी फरिश्ते। तो जब ऐसे लोग होंगे, जब ऐसी कौम होगी, तो उनको टिकटॉक पे कोई भी चूरन खिला दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा ना, तो जीत जाते हैं ऐसे पाकिस्तानी टिकटॉक पे लड़ाई। ये आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही, ये असल में प्रीएम्प्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रोवोकेशन, किस प्रोवोकेशन को पर्याप्त प्रोवोकेशन माना जाए, या कोई प्रोवोकेशन, जैसा आप कई बार कहते हैं कि लॉन में उगने वाली घास को हमेशा काटते रहना चाहिए, इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि वो एक अमुक ऊंचाई तक आ जाए, उसके बाद जब आपको लगे कि अब टाइम आ गया है कर दीजिए। बिल्कुल। क्या दीपक वोरा सर, क्योंकि भारत जाहिर है उसका अपना एक स्वभाव है, उसकी अपनी एक पोजीशनिंग है, अपनी एक तरीका है, क्या वो ये अफोर्ड कर सकता है कि कुछ कुछ दिनों में बस पिटाई होती रहे, उसके लिए आवश्यक वजह हो या ना हो? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके चैनल पर होता हूं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और हमारे साथ तो यूथ आइकॉन है हमारे देश के, दुनिया भर में, मेजर गौरव आर्य, हमको नाज है आप पे। इंडिया इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट्स सन्स लाइक यू। अभी आपने जो सवाल पूछा हमें क्या करना चाहिए, आर्य साहब तो कह रहे हैं कि थोड़ा सा वहाँ से संकेत मिले जाके ठोक दीजिएगा। ये छोटी मोटी चीज़ें जो हम करते रहेंगे, जैसा हमने सिंदूर किया तो उनके लिए छोटी मोटी है, क्योंकि उस समय भी फरिश्ते आए थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए, अब दोबारा फरिश्ते आके इनको बचाएंगे। ये जो खेती मार्शल है, खेत वाला, क्या कहते हैं सर उसका पिंजड़े वाली मुनिया, खेत वाला ही है ना, वो फील्ड तो खेत ही होता है ना सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैदानी मार्शल जो है,
तो ये कुछ ना कुछ तो बकवास करता रहेगा। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, जो 1000 या 10,000 इस बेवकूफ़ ने तैयार कर दिए हैं, ये कौन लोग हैं? सर, मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन रिपोर्ट करता हूँ सीधी विद अ फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो मेरे मित्र हैं, अब कहीं विदेश में रहते हैं, कोई वापस नहीं जाता। मैंने कहा कि आप लोग क्या करते रहते हैं? हर जगह आप अपने फ़ौज की सिक्योरिटी के लिए कभी सऊदी भेज देते हैं, यूए भेज देते हैं, यहाँ भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं, आपको फिक्र नहीं है कि लोग मर जाएंगे? कहता है एम्बेसडर क्या कह रहे हैं, 100 मरेंगे, हमें 1000 और पैदा कर देंगे। हमारी औरतें तो इसीलिए हैं कि बच्चे पैदा करो और सबको ऊपर भेज दो, मर जाएं वहाँ पे। हमारे पास कुछ नहीं है उनको देने को, बस एक चूरन खिलाएंगे अगली ज़िंदगी में, जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन ओपियम है लोगों का, अगली जिंदगी में ऐश करोगे, यहाँ पर अपनी जान कुर्बान। लेकिन जिस बात को उन्होंने इस तरीके से आपको बताया, इसको दूसरे तरीके से लोगों को बताया जाता है कि लोग जीने के लिए मरते हैं, हम तो मरने के लिए जीते हैं, इसलिए हम पर कौन अपनी पेश चलाएगा, हम तो मरने के लिए। लेकिन ये मरने वाली जो प्रवृत्ति है, क्या दुनिया को ऐसा बनाया जाना चाहता है? और ये जो कहा गया कि 1000 लोग तैयार हैं और असली संख्या हम बता दें तो दुनिया में शोर मच जाएगा, हैदर हयात खान, ये बहादुरी की बातें हैं क्या आपके हिसाब से? आप कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दिनेश। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें पे कमेंट करना चाहूंगा। मेजर गौरव आर्या साहब, मैं अक्सर देखता हूँ पाकिस्तान की बात, तो पता नहीं क्यों उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मेजर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो कहा है कि हमें फरिश्तों ने हमारी मदद की, तो ये पाकिस्तानी अवाम को कुछ चूरन बेचा जा रहा है मजहब के नाम पर। ये मुझे याद है आपके तो वजीर आजम ने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हुआ, मुझे परमात्मा ने पता नहीं कौन सा बना के भेजा हुआ, मेरे जैसा बंदा तो बायोलॉजिकल शरीर से पैदा ही नहीं हो सकता। कभी नहीं बोला मेजर साहब, मैं आपको नहीं बोला हूं, अब आप कह दें कि वो भी एआई ऐसा किसी ने नहीं बोला। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये फरिश्ते वरिश्ते कुछ नहीं होते, सब तुम्हें चूरन खिलाया गया मदरसों में। आपकी गुफ्तगू ये बेटा तुम्हें मदरसे में चूरन खिलाया गया है कि ऊपर फरिश्ते आए थे और घोड़े दौड़े थे और घोड़े के दांतों में धूल लगी थी और तलवार पे आया था कोई बैठ के ऐसे सर कर रखा हुआ। लग रहा है ये सब फ्रॉड है, छोड़ दो ये, साइंस की ओर जाओ, नहीं छोड़ेगा, साइंस की ओर जाओ। साइंस अपने फील्ड मार्शल को बोलो पढ़ लिख ले, सच सुने, पढ़ लिख ले, कभी सेंस की बात कर ले। अरे यार, आप लोगों ने उससे बोलो कभी सेंस की बात कर ले अपने फील्ड मार्शल से। कैसा फील्ड मार्शल है, कैसा फील्ड मार्शल? हमारी नहीं समझ में आता कैसा फील्ड मार्शल है। उससे बोलो भाई सेंस की बात करे वंसना भाई। हम फरिश्ते आए थे ऊपर से, फरिश्ते आए थे, घोड़े आए थे, घोड़े दौड़ रहे थे, हमने ऐसे तलवार लेके हम गए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? 2025 2026 में कोई ऐसी बातें करता है? नहीं, बड़ी बात तो ये है, बड़ी बात तो ये है मेजर गौरव आर्य की पहले ये कहेंगे हमने, मेजर गौरव आर्य और हैदर हयात खान, मैं आप दोनों को ये सुनाते हुए कहना चाहता हूँ, हैदर हयात खान, मेरा सवाल जो डेली आते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं? कैसे फरिश्ते हैं ये तुम्हारे बेरोजगार बैठे हैं? ये वो सुन लेंगे। ये कौन से फरिश्ते हैं जो इतने बेरोजगार हैं, जो रोज पाकिस्तान में आ जाते हैं? उनका नाम बताओ इन फरिश्तों का। ये बेरोजगार फरिश्ते कौन हैं? मैं इसको वापस चर्चा को वहां लेकर आता हूं जहां एक्चुअली इसको आना चाहिए। आरजू काजमी जी के पास जाता हूं मैं, आप सबके पास लौटूंगा। आरजू काजमी जी, एक बार ये कहना कि हजार फिदाइन तो हमारे तैयार हैं और असल संख्या हम बता दें तो पूरी दुनिया हिल जाएगी, शोर मच जाएगा। क्या संदेश देना चाहते हैं? दुनिया में खून खराबे को ही ये अपनी शान में इजाफा समझते हैं? देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही कही जा सकती हैं, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ये तो हमारे यहाँ भी जैसे बात हो रही थी फरिश्तों की और किस किस चीज़ की, तो ये भी कहा गया था एक ज़माने में कि जी 65 की अवार्ड जो है वो हम मलका तरन्नुम नूर जहाँ हमारे एक सिंगर हुआ करती थी कि उनके तरानों की वजह से जीत गए थे। तो लोगों ने, अब ज़ाहिर है नई जनरेशन आ गई, उसने कहा तो 71 में क्या नूर जहाँ का गला ख़राब था जो हम इतनी बुरी तरह से हारे थे। तो अब ये जो बातें की जाती हैं यहाँ पर, यकीनन इस वक्त की जो नई जनरेशन है या जो नए लोग आए हैं वो इन बातों को नहीं सुन रहे और ना ही मान रहे हैं। ठीक है, डिफेंड करने की हद तक लोग आते हैं टीवी शो में और बात करके जाते हैं, लेकिन असलियत तो ये अपने दिल में जानते हैं कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और ये सब कहना कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, तो जी अभी पहले अफगानिस्तान को तो हम कंट्रोल कर लें। अफगानिस्तान तो हमारे कंट्रोल में आ रहा नहीं है, ईरान से भी हमें डर लगा हुआ है और भारत की तरफ से भी हमें बार बार यही मैसेज आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है। तो इस वक्त जो है वो नफरतें या ये लड़ाइयाँ कम करने के बजाय अगर इसी किस्म के स्टेटमेंट पाकिस्तान देता रहा कि इतने लोग तैयार हैं और उतने लोग तैयार हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये सब कुछ इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं। नूरजहां का गला 71 में खराब था,
ये आपने गजब की जानकारी दी है। और ये हैदर हयात खान के पास जाऊंगा मैं इसको समझने के लिए कि कम से कम उस दौर से अब पाकिस्तान को निकालने का वक्त नहीं आ गया है क्या, जहां ये कहा जाता है, और वो भी डीजी ISPR जो अभी हैं, उनके पिताजी कहा करते थे कि हम पानी से कैसे बिजली बना लेंगे, ये जिन से बिजली बना लेंगे, हम जिन हमारे बिजली बना दिया करेंगे आने वाले दिनों में। तो क्या इसी दौर में पाकिस्तान को रखे जाने की साजिश है? पाकिस्तान को लेकिन ड्रोन साजिश पर आर्मी चीफ की चेतावनी आई है। फ्रंट लाइन पर मिसाइलें और रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है भारत। DGMO स्तर की बैठक में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है। घाटी में आतंकी साजिश की गई तो करारा जवाब मिलेगा। लेकिन देख क्या रहे हैं मेजर गौरव आर्या, क्या वाकई कुछ ऐसा होने वाला है या ये पीरियोडिक इस तरह की आदतें हैं जिनमें ये पाकिस्तान मुब्तला रहा है, वैसा ही है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की हरकतों पे कोई चेंज नहीं आया। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं दिनेश भाई, अगर यह चीज रोकनी है तो पाकिस्तान मस्ट लूज टेरिटरी। जब पाकिस्तान जमीन खोएगा तब पाकिस्तान को अकल आएगी। जब तक आप पाकिस्तानी पंजाब के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये कुछ नहीं हो। देखिए, इन लोगों को क्या करना है, आप उनके 9 एयरबेस उड़ा दीजिए, आप इनके जो टेररिस्ट हैं उनके ठिकाने उड़ा दीजिए, ये टिकटॉक पे फिर बोलेंगे हम जीत गए। ये मैं बता रहा हूं, सरेंडर के एक दिन पहले बोल रहे थे कि हम जीत गए। मैं 1971 की बात कर रहा हूं, जब नूरजान का गला खराब हुआ था। गला खराब होने के एक दिन पहले कह रहे थे हम जीत गए। अगले दिन सरेंडर कर दिया, फिर करने नहीं, ये तो साजिश हो गई। तो आप देखिए, ये एक ऐसी कौम है जो 50% फारिग हैं लोग। और आपको एक और बात बता दूं, फैमिली चैनल है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्चुअली ऑन रिकॉर्ड आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे, इसमें से 40% का एक्चुअली दे हैव गॉट सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग जीन पूल। इनके सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान में भाई। एंड दिस इज, आई एम नॉट सेइंग इट ऑन माय ओन अकॉर्ड, ये आप जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। दे हैव गॉट सीवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज, दिमाग खराब है 40। ये तभी तो इनको फरिश्ते दिखाई देते हैं। अब फरिश्ते जैसी नॉनसेंसिकल बात कौन बोलेगा, आप बताइए? वो बिल्कुल फारिग दिमाग से होगा, गधा होगा जो कहेगा फरिश्ते दिखे थे। अबे फरिश्ते, गधे को गाली मत दो। हाँ सॉरी, ये लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए जरा ये खबर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान में जैश और लश्कर की बड़ी बैठक, बहावलपुर के मदरसे में हुई बैठक में हाफिज सईद का बेटा शामिल, लश्कर का डेप्यूटी चीफ भी था मौजूद, आतंकी अब्दुल रऊफ भी बैठक में शामिल था। लेकिन यहीं पर खबर यह है जिसका इशारा कुछ दिनों पहले दीपक वोरा सर ने अड़ी में ही किया था कि क्या हाफिज का खुदा हाफिज हो चुका है? दीपक वोरा सर, यही इंडिकेशंस यहां भी हैं क्या? साफ जाहिर है सर, मानिए ना मानिए, वो पहले नहीं था, वो तालिबान को जिसने फाउंड किया था, क्या नाम, मुल्ला उमर। 2 साल तो मरा हुआ था कराची के हॉस्पिटल में। उसके बाद उन्होंने अनाउंस किया, अगर अभी अनाउंस करेंगे तो तालिबान टूट जाएगा। यही तो डरे हुए हैं। अगर इसका बोल दिया कि ये चला गया अपनी 72 के, पता नहीं इसको 104 मिली होंगी, उनके पास चला गया, तो कहते हैं कि लश्कर तौबा भी टूट जाएगा वो मूवमेंट, इसीलिए नहीं अनाउंस कर रहे। सर, झूठ इनकी रग रग में बसा हुआ है। आई यूज्ड टू हैव फ्रेंड, मेरे अभी भी बहुत दोस्त हैं इस देश से जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ के राजदूत वापस नहीं जाते क्योंकि वापस कोई नहीं जाता वहाँ पर। वो लोग भी यही कहते हैं कि वी एग्जिस्ट इन ए कोकून ऑफ लाइज, हमारे इर्द गिर्द सिर्फ झूठ है, सच बोलने की ताकत किसी के पास नहीं। सर, जो मैंने यहां पर पहन रखा है, आप देख रहे हैं अशोका एम्बलम, इसके नीचे क्या लिखा है सर? सत्यम एव जयते, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। यहां पर तो झूठ का बोलबाला, झूठ। और मैंने भी देखा था सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक इनके कोई दाढ़ी वाला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, औरंगजेब है उसका नाम, मुझे याद, मोहम्मद औरंगजेब। हाँ, तो वो टीवी पे एक किसी को दिखा रहा था, हमने यहां से नैरेटिव वॉर जीत लिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे क्यों बता रहा है बेवकूफ कि तुम नैरेटिव वॉर जीत गए जबकि जमीन पे तुम्हारी पिटाई हो रही थी? व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल? लेकिन सर, अपने देश में, अपने घर में तो नैरेटिव वॉर जीत रहे हैं, वहां के लोग यही मान रहे हैं कि टिकटॉक में जो दिखाया जा रहा है वो सही है। अगली खबर देखिए, जैश ए मोहम्मद की बड़ी आतंकी साजिश, आईईडी धमाकों का प्लान तैयार कर रहा है जैश। मसूद अजहर, रऊफ असगर की प्लानिंग चल रही है। कश्मीर में आतंकियों को हमलों के निर्देश दिए गए हैं। जैश और अलकायदा की साजिश, पाकिस्तान में तैयार किए जा रहे हैं आतंकी, भारत में भी घुसपैठ कराने की तैयारी। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह बड़ा पर्दाफाश है। अब इसी में अगला पहलू भी देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान में एक बड़ी साजिश, पाकिस्तान में आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहे हैं। मसूद अजहर का धमकी भरा ऑडियो सामने आया, ऑडियो में हजारों आत्मघाती हमलावर का दावा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान में जिहाद की पाठशाला। अब जरा देखिए, यहां यह भी कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान में यह साजिश हर गुजरते दिन के साथ बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आईएसआई ने भी यह कह दिया है कि यही एक तरीका है हमको वजूद में बने रहने का। पीओके में 8 आतंकी कैंप सक्रिय किए गए हैं।
यहां दावा यह भी है कि 1000 आत्मघाती हमलावरों की फौज तैयार है, और असल नंबर तो हम बता नहीं रहे, वो बताएंगे तो शोर मच जाएगा। नंबर 3 यह भी कि आईएसआई ने जैश लश्कर को फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ा दिया है। यह भी इसी में शामिल है कि आंतरिक परेशानी से ध्यान हटाने के लिए मुनीर यह आतंकी चाल चल रहा है, और एलओसी पर घुसपैठ बढ़ाने की कोशिशें इस तरीके से लगातार बढ़ाई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि इधर क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, क्या कहा गया है भारत की तरफ से वो भी देखना जरूरी है। अब भी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। आर्मी चीफ ने कहा कोई दुस्साहस किया गया तो कड़ा जवाब मिलेगा। पाकिस्तान के 8 आतंकी ठिकानों पर हमारी नजर, तय किए गए 9 में से 7 ठिकाने नष्ट, आर्मी चीफ ने कहा। You may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, inter-agencies, civic bodies, state administration and other. हैदर हयात खान, मैं तो अपने सवालों के साथ आऊंगा, लेकिन मैं दीपक सर यहां इशारा कर रहे हैं कि मुझको हैदर हयात खान से कुछ सवाल करना है क्विकली सर। वो मेरा एक ही सवाल था सर। पैदाइश जिहादिस्तान पाकिस्तान जिसकी हुई थी उसी टाइम पे हम लोग भी कहते हैं स्वाधीन हुए थे। 2011 तक आप लोगों की पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा थी, अब हम 2.5 गुना आपके। क्या गलती कर दी आप लोगों ने? कभी आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, समझने की कोशिश की है आप कहाँ हैं, हम कहाँ पहुँच गए हैं, स्पेस में हम कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी वाला आता है यहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट की बात करता है, टेक्नोलॉजी की बात करता है, फिर अभी 26 जनवरी का हमारा रिपब्लिक डे पे यूरोपियन यूनियन के 2 टॉप ऑफिशियल्स आ रहे हैं। सर कहाँ गलती हो गई आप लोगों से? कभी सोचा है इसके बारे में? अगर आपने सोचा है तो बताओ मुझे। मैं दीपक साहब बिल्कुल आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मेजर गौरव आर्या साहब ने जो गुफ्तगू की थी मैं उसका भी जवाब दे दूं। मेजर साहब ने कहा था कि पाकिस्तान मस्ट लूज सम टेरिटरी, इसका कोई सेंस है? ओ भाई एक बात बता, एक बात मेजर साहब करना है मेरे साथ। मैं तो बोलना। अरे यार हर समय मेजर गौरव आर्या फोटोग्राफ ले, सेल्फी ले, आगे बढ़ यार। मेजर गौरव आर्या पता नहीं क्या चक्कर है इतनी यार, ये गलत चीज है। ये कोई सेंस है कि हूर आए थे? ये कोई सेंस है कि फरिश्ते आए थे? ये कोई सेंसिबल बात है? हो गया मेजर साहब। नहीं यार, ये देखो ये एक तो मेजर गौरव आर्या कह क्या रहे हैं वो सुनिए तो सही। मैं इनके फरिश्तों को कंडेम करता हूं, मैं निंदा करता हूं इनके फरिश्तों की। वो इसके बियॉन्ड कुछ आपसे कहना चाहते हैं, फरिश्तों से आगे हटके। हाँ हैदर हयात खान। सम टेरिटरी, और आपके आर्मी चीफ ने कल कहा कि इंडिया वाज रेडी टू लॉन्च ग्राउंड ऑफेंसिव, लेकिन क्यों नहीं लॉन्च किया? क्यों आप लोग कुछ नहीं करे पाकिस्तान के खिलाफ? क्योंकि जुर्रत नहीं है आप लोगों के अंदर। सुनिए, इस वक्त आप लोगों ने पाकिस्तान पर हमला मैं बताता हूं हमारे दोनों चीज। ही इज कोटिंग द इंडियन आर्मी चीफ। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इंडियन आर्मी चीफ की तकरीर देखी, सेंसिबल जेंटलमैनली, एकदम जेंटलमैनली, आराम से, लाइक अ जनरल ऑफिसर टू स्पीक। इनका देखो, इनका जो फील्ड मार्शल है एकदम डकैत चोर, कहता है फरिश्ते आ गए। ये देखो ये हाल है इनके, फरिश्ते आ गए। और जो आप बोल रहे थे ना, जिनका बेटा DGISP आ रहा है, वो आपको पता है वो सिर्फ जिन से बिजली नहीं निकाल रहा, वो पाकिस्तान का टॉप साइंटिस्ट था और वो अलकायदा का टेररिस्ट था। He was an Al-Qaeda terrorist। ये DGISPR जो जनरल चौधरी उसका बाप टेररिस्ट था। पूछिए इनसे, टेररिस्ट का लड़का लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान में। लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का कबूलनामा। पाकिस्तानी सेना हमारे संपर्क में। सैफुल्लाह कसूरी ने कहा पाकिस्तानी सेना जनाजे की नमाज में हमें बुलाती है। सैफुल्लाह कसूरी का कबूलनामा। ये जो बातें कह रहे हैं हैदर हयात खान, आपके सामने एक आईना रख रहा हूं, देखिए जरा। आप जो कहते हैं कि ये असल में कहीं से भी कोई गलती नहीं है पाकिस्तान की, और क्या भारत के पास इतना खाली समय है? आपके यहां पर देखिए जरा क्या कहा गया है आपके यहां से उन लोगों की तरफ से जिनको आप वहां का हुज हू मानते हैं। अभी आजकल ये बड़ा चढ़ा हुआ है, सैफुल्लाह कसूरी कहता है पाकिस्तानी सेना जनाजे की नमाज के लिए बुला। अब ये बात असल में इसने कहकर सिर्फ उसी बात की तस्दीक की है जो तस्वीरों में हमने देखा है खुद, कि वहां आतंकवादियों के मारे जाने पर खुद वर्दी वाले वहां पर पाकिस्तान के खड़े रहते हैं नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की। अब देखिए जरा, ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कहते हैं 2025 में उन्होंने कहा था कि 3 दशकों तक पाकिस्तान ने आतंकी गुटों का समर्थन किया। पश्चिम के लिए गंदा काम हमने किया, वेस्ट के लिए हमने काम किया। वो स्वीकारते हैं ये बात। नेशनल असेंबली में फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान का लिंक स्वीकार किया। ये मंत्री थे पाकिस्तान के तब, और इन्होंने कहा कि हां हमने कराया है। ये आपके नेताओं के कबूलनामे हैं कि गड़बड़ आप लोग किस तरीके से करते हैं। कई बार स्वीकार किया परवेज मुशर्रफ ने कि पाकिस्तान ने लश्कर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी, और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप लोगों के साथ बड़ी सदाशयता से बात की जाए।
आप ये कहते हैं कि हम लोगों के यहां से कभी नहीं होता, बस भारत जो है जबरदस्ती, यही आरोप लगाया गया कि पहलगाम में भी हमारा हाथ नहीं था, भारत ने इसको एक बहाना बनाया और हम पर हमला कर दिया। ये क्या ये सच्चाइयां आपके अपने नेताओं ने कबूली नहीं है हैदर हयात खान? देखिए दिनेश, पहली बात तो ये कि जिस वक्त मुझसे आप सवाल करते हैं ना, तो ये मेजर साहब को जरा पटा बांधा करें, इनसे कहा करें कि खामोशी से बात आपने देखे जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। नहीं, इनको बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। हाँ, पट्टे की क्या बात कर रहे थे बताना जरा। ये देखे ना, बिल्कुल बोलिए, आप प्रोवोक करेंगे और मेजर साहब सुनेंगे और मैं ऐसा होने दूंगा। इसको समझ आती है हैदर हयात खान, फिर आपने वो किया जो आपको नहीं करना चाहिए। पहले आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, पहले आपने गालियों का इस्तेमाल किया है और अब आप पट्टे वाली बात कर रहे हैं और इसके बाद चाहते हैं कि आपसे बात की जाए और आपसे सदस्यता से बात की जाए ना। आरजू काज़मी, मैं आपके पास आता हूं सवाल लेकर। हैदर हयात खान, दिमाग ठंडा करके सोचिए, जहां गलती कर रहे हैं उसको दुरुस्त कीजिए और अगर आपको लगता है उसके बावजूद आप सही हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं इधर आरजू काज़मी आपके पास आना चाहता हूं। ये स्वीकारोक्तियां दुनिया के सामने हैं और एक बार फिर से प्रपंच रचा जा रहा है और फिर कह दिया जाएगा हम तो खुद आतंक के सताए हुए हैं। देखिए बिल्कुल, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू में भी बात की है, अपनी बुक में भी कहा है कि हमने मिलिटेंट्स को पाला और अगर उनको हम जाने दें और अभी रिसेंटली हम देख लें अगर, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी कहा कि 30 साल पाकिस्तान गलती करता रहा है और बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि हमारी एक हिस्ट्री रही है। लेकिन उसके बाद जिन्होंने पॉलिसीज बनानी है, जिन्होंने ये सब तरीका बदलना है, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी मानता रहे, जो निकल जाता है वो कुछ और बात करने लगता है। इमरान खान भी जब तक प्राइम मिनिस्टर थे वो कोई और तरह से बात करते थे, जब वो हटा दिए गए तो उन्होंने बिल्कुल ही सच बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर तो ये सब चलता है। असल बात ये है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जब तक वो अपना रवैया नहीं बदलेंगे, जब तक वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं आने आगे की है। आप ये ठीक कह रही हैं आरजू काज़मी जी कि वो कहते भी हैं या वो इससे यू टर्न भी ले लेते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या ये अमेरिका जैसी ताकतों को जो कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम दुनिया में डेमोक्रेसी बहाल किए जाने के और शांति के बहाल किए जाने के पक्ष में हैं, हमको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्या उनको यह दिखाई नहीं देता कि पीस के दुश्मन कौन है जो पीस को पीस कर रहा है? एम्बेसडर दीपक सर, ये इसकी इतनी स्वीकारोक्तियों के बाद क्या इन्हीं को हवाला बनाते हुए, इन्हीं का हवाला देते हुए, इन्हीं को सबूत बनाते हुए क्या एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था पाकिस्तान पे? सर, ये कई आवाज़ों में बोलते हैं कि रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, आर्मी चीफ कुछ और कहते हैं। तो एक व्यक्ति जिससे आप बात कर सकें कोई है नहीं। इनके बयान बदलते रहते हैं और मुझे इसी बात का विचार यही आता है कि अभी आपको मालूम है सर कि 13 जनवरी को अमेरिका ने इस्लामिक ब्रदरहुड पे प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो बहुत मौजूद है पाकिस्तान में सर, बहुत काम कर रहे हैं वहाँ पर। लश्कर तौबा के साथ उनके बहुत गहरे संबंध है, दोनों सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या हो रहा है सर? इनके चाचा जी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। 9/11 तो पाकिस्तान के चलते अमेरिका देख चुका है, ग्रूमिंग गैंग यूनाइटेड किंगडम भुगत रहा है। क्या इसके बावजूद आंखें खोलने के लिए कुछ और चाहिए सर? एम्बेसडर बोरा नहीं, क्या है सर, सिर्फ स्वीकार करें, इंट्रोस्पेक्शन, क्या गलती हो गई हमसे। जब तक आप ये जानने को मानने को तैयार नहीं, अंदर झांक के देखने को तैयार। ये सवाल तो आपने पूछा, हैदर हयात खान से भी पूछा कि आप एक समय बड़ी अच्छी तरक्कियां कर रहे थे, उसके बाद अचानक आपके यहां ऐसा क्या हुआ कि आप अचानक इतना नीचे जाने लगे कि अब आपको नीचे थाह नहीं मिल रही है और वहां डाइवर्जन करने के लिए आपके हुक्मरानों को यह करना पड़ा है कि कहीं यहां बांग्लादेश में गड़बड़ करो, कहीं भारत के साथ गड़बड़ करो। लेकिन इसका जवाब और इसका सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की बजाय फिर से वो सतही लड़ाई की तरफ हैदर हयात खान जा रहे थे और अपशब्दों तक में उतर रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं हैदर हयात खान वापस आपका तवाज़न ठीक हुआ होगा और अब आप कायदे की बात पर उतरेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ और क्या सीरियस इंट्रोस्पेक्शन के लिए पाकिस्तान तैयार है? दिनेश, मैंने पहले भी आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन नहीं, अब आप मेरा पहले भी इख्तिलाफ आपसे यही था। आप अपनी बात कहिए, मेजर गौरव आर्या, आप अपनी बात, फिर आप उधर, फिर अपनी बात कहिए, फिर आप प्रोवोकेटिव बात कहेंगे। लेकिन अगर वो इस तरीके से मुझे बार बार टोकेंगे और एक्सपेक्ट ये करेंगे कि मैं अपनी बात कहिए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास जवाब ना दूं तो ये पॉसिबल नहीं है। अपनी बात कहिए। आपके जवाब की तरफ, आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूं। आपने 2-3 पॉइंट्स रेज किए। एक तो आपने बात की कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया, फवाद चौधरी साहब ने पार्लियामेंट में बकौल आपके कहा कि पुलवामा पाकिस्तान ने करवाया, गो के ऐसी कोई चीज फवाद चौधरी साहब ने नहीं कि मैं चैलेंज करता हूं, मुझे दिखाते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने तो दर्जनों टेलीविजन प्रोग्राम्स में कहा कि पुलवामा में मोदी रिस्पॉन्सिबल है,
उसने अपने बंदे मरवाए, आप उसके ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है जिसको मोदी ने अपॉइंट किया था एज गवर्नर। तो आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद, एक सेकंड, हैदर खयात खान, हाफिज सईद आपके हिसाब से शांति के पुजारी हैं और पाकिस्तान उनको प्रश्रय देता है। आपके हिसाब से जैसे मोहम्मद दुनिया में शांति के लिए काम करता है। आपके हिसाब से ना तो ख्वाजा आसिफ ने ऐसा कहा, ना परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कहा, और आप कह रहे हैं कि असल में फवाद चौधरी ने ऐसा ही कहा नहीं। तो आप कह रहे हैं कि पूरा शांति की पूरी दुनिया में जो लॉ जल रही है, मशाल जल रही है, वो पाकिस्तान से जल रही है, आप ये कह रहे हैं। दिनेश, आपके इस पॉइंट का भी जवाब देता हूं। देखिए, ये बात दुरुस्त है, माजी में जिस पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि ठीक है, हम लोगों ने माजी में गलतियां की हैं, लेकिन हम उन गलतियों से सीख के आगे बढ़ चुके हैं। सर, ये माजी की बात तो नहीं है ना, ये हाफिज सईद, ये सैफुल्लाह कसूरी, ये आज हाफिज सईद जो है वो ये बाहर तो नहीं घूमता फिर, ये मसूद अजहर, ये माजी हो गए हैं। आपके हिसाब से माजी हो गए हैं और अब कहीं इनको प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है, इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं कर रही। आप कोई अब जरा इसको लेकर जाता हूं, ये जो कई गलों में बात करते हैं, कई सुरों में बात करते हैं, एम्बेसडर वोहरा कह रहे थे ये दिखाई दे रहा है और आप आंखों के सामने। अब मैं जरा आप ही मैं आरजू काजमी जी, अब पॉलिसी बदल दी है पाकिस्तान ने, ये माजी की बातें हो गई, अब ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी यही दिखाई और महसूस होता है क्या वहां पाकिस्तान के भीतर? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाफिज सईद को कोई सजा हुई है या वो किसी जेल में, वो तो उसको हाउस अरेस्ट भी इसलिए किया गया था क्योंकि एफएटीएफ की तलवार हमारे सर पे लटक रही थी। अगर पॉलिसीज चेंज की गई होती तो यकीनन पाकिस्तान में भी लोगों को महसूस होता, लेकिन मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉलिसी चेंज की गई है। मसूद अब आप इस तरीके से सफेद झूठ बोलते हैं हैदर हयात खान, और उसमें अगर मेजर गौरव आर्य यहाँ भड़कते हैं कि आप क्यों झूठ बोलते हैं, सच्चाई क्यों नहीं स्वीकारते हैं, तो आप उसमें गाली गलौज पर उतर आते हैं। ये है, देखिए ट्रैक। अब जरा ये खबर देखिए, शख्सगाम वैली को लेकर चीन और पाकिस्तान को भारत की दो टूक। शख्सगाम घाटी भारत का अभिन्न अंग है, सेना प्रमुख ने कहा। चीन को सौंपे गए हिस्से को भारत नहीं मानता, सेना प्रमुख ने कहा। शख्सगाम वैली को ऐसे दे दिया जैसे उनका हिस्सा हो चाइना को, और चाइना ने वहां बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी कर लिए हैं। ये मेजर गौरव आर्य, अब ये पोस्चरिंग रह गई है भारत के लिए, या भारत किसी भी समय पाकिस्तान को इस मामले में चौंकाएगा? देखिए, पाकिस्तान ने 1963 में ये तकरीबन 5000 स्क्वायर किलोमीटर का, दिनेश भाई, इलाका आपको पता ही है, ये शख्सगाम का गिफ्ट कर दिया, जो उसका लैंड था नहीं, इन्होंने पकड़ा दिया चाइना को, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इलाका 47-48 की इसकी एक कहानी है। तब से दिस वाज पार्ट ऑफ द अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करा था। अब इसके ऊपर चाइना कंस्ट्रक्शन करता चला आ रहा है, और पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कहां से आ रहा है? गिलगिट बाल्टिस्तान से तो आ रहा है, हमारे इलाके से। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड। और चाइना ऐसे सिर्फ बोल के रुकेगा नहीं, या तो आप कुछ एक्शन करिए। चाइना नहीं रुकने वाला दिनेश भाई, चाइना विल नॉट। मुझे यह लगता है कि यह दिया ही इसलिए गया है चाइना को, अपना नहीं होने के बावजूद, कि चाइना एक बार यहां पर काबिज हो जाता है तो यह चैलेंज भारत के लिए बड़ा हो जाएगा। अब देखिए जरा, शख्सगाम घाटी पर चाइना और पाकिस्तान को दो टूक भारत की। 1963 का पाकिस्तान और चीन का यह समझौता अवैध है, यह भारत ने एक बार फिर से दोहराया है। शख्सगाम घाटी भारत का अखंड हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और यह हमेशा रहेगा। चीन या पाकिस्तान की गतिविधियां स्वीकार नहीं है। कौन किसको दे देता है, कौन कहां रख लेता है, इससे मतलब नहीं है। यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पाकिस्तान ने चीन को सौंपा था। चीन को सौंपे गए हिस्से को भारत नहीं मानता। भारत ने सीपेक को भी मान्यता नहीं दी है, एम्बेसडर वोहरा। लेकिन सवाल यह है कि इसीलिए तो अमेरिका को, चाइना को वहां काबिज होने दिया जाता है, रिसोर्सेज की लूट करने दी जाती है, ताकि भारत वाला चैलेंज बड़ा ना होने पाए। आपने बिल्कुल सही कहा सर। उभरते हुए भारत को देखकर इनकी तो जान निकल जाती है, और इनका जो बॉस है इस समय वो भी बहुत घबराया हुआ है, बहुत सी चीज़ें कर रहा है। लेकिन एक चीज़ आप फिर नोटिस करेंगे कि टैरिफ्स लगा दिए हैं, फिर उसका राजदूत यहाँ पर कुछ और कहता है, हमारी तो बातचीत चल रही है, हमारा सबसे अहम मित्र है भारत। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से बस इतना ही एक अनुरोध है सर, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें, क्या मिला है आपको इतने साल ये सब करने के बाद? वहीं के वहीं आप पड़े हैं और गरीबी में जा रहे हैं, ज़्यादा ज़मीन आप नहीं ले पाए हैं। सो व्हाट इज़ इट दैट यू वांट? चाहते क्या हैं आप लोग? आपकी फौज कहती है भारत तो मेरा इटर्नल एनिमी है। मैं ये नहीं कहता हूँ सर, आप लोग जिए, मज़े से जिए, खुशहाली से जिए, आगे बढ़ें। आप लोगों को क्यों दिक्कत होती है भारत के साथ सर? ये सर, ये इसके लिए कुछ चीज़ों के लिए वजहों की ज़रूरत नहीं होती।
होती है तो होती है और उसी को वो रेजन डेट्रे मानने लगते हैं, अपने होने अपने वजूद की वजह मानने लगते हैं। भारत को पाकिस्तानी पत्रकार की गीदड़ भपकी जरा देखिए। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी का दावा पाकिस्तान का परमाणु बॉम्ब भारत के लिए और किसी और के लिए नहीं, किसी इस्लामिक मुल्क के लिए, भारत के लिए हमने बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसलिए इस पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं नो फर्स्ट यूज पर, क्योंकि हम कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकते, इसलिए हमको डेटरेंस की जरूरत है। गौरव आर्य, कंक्लूसिव 30 सेकंड प्लीज। नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक बोला। जो इन्होंने बनाया है वेपन भारत के लिए ही बनाया है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इन लोगों ने यह बोला था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला था कि 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। इन्होंने एटम बम बना लिया, अब 1000 साल ये घास खा रहे हैं। आपको पता ही घास खा